क्रमांक 6 मान्य महापौर यांच्या शिफारशीने श्री मोहम्मद मुस्तफी मोहम्मद मुस्तफा यांचे यादीने मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रात दूरसंचार कंपन्यांनी टाकलेले OFC नेटवर्कसाठी लागू असलेले शुल्क वसुली करण्याकामी विचार विनिमय करून निर्णय घेतले. सवाल है, पहले मेरी बात रख लो और वो नोट कर ले, क्योंकि ये जो विषय है OFC का, रिलायंस कंपनी और दूसरी कई कंपनी 2013 से हमारे यहाँ OFC के केबल डाल रही है और इसमें धोखा सिर्फ कारपोरेशन के साथ ही नहीं हुआ, महाराष्ट्र शासन ने जो DIT बनाई थी उसको भी कंपनियों ने धोखा दिया और सबसे बड़ा धोखा रिलायंस जियो ने दिया, जिसमें करोड़ों रुपए हमारे आज हमारा शहर 2013 से सिर्फ कोई ना कोई वजह से खोदा ही जा रहा है. कभी ये केबल डाला जा रहा है, कभी अंडरग्राउंड के नाम पर, कभी किसी और नाम पर. मगर जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ और इसमें जो कई डिमांड ड्राफ्ट भी हर्षद मेहता के स्कैंडल के जैसा भी स्कैंडल हुआ, इसमें कई डिमांड ड्राफ्ट हमारे यहाँ जो कारपोरेशन में आए वो भी ऐसे आए जो जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था वहां नहीं गए. कुछ डिमांड ड्राफ्ट एक्सिस बैंक के जिसका नंबर मालेगांव कारपोरेशन में भी दिया गया, अकाउंट में हमारे दिखता नहीं, और पूना के भी डिमांड ड्राफ्ट पे वही नंबर दिया जा रहा है. ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा भ्रष्टाचार पूरे महाराष्ट्र के साथ किया जा रहा है और उसमें बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ. ये एक ऐसा विषय है, अगर सिटी इंजीनियर आ जाए और मेरी बात नोट करते जाए तो फिर उनको जवाब देना आसान रहेगा. दो 2013 में हमारे यहाँ जियो रिलायंस ने OFC का केबल डालना शुरू किया, ऑप्टिकल फाइबर केबल. उस वक्त इनको जो ऑर्डर दिया गया वो 67,83 किलोमीटर का था और उसने मालेगांव में खुदाई की 77,84, करीब 10 किलोमीटर उसने ज्यादा खोदा, जिसका पैसा हमको दिया नहीं है. यानी होल जो है खोदने की लंबाई में भी और कीमत में भी है, रेट में भी. उसको उस वक्त रेट दिया गया कच्चा रास्ता खोदने का 300 और हॉट मिक्स खोदने का 1900 2013 में. जबकि 2013 में DIT की गाइडलाइन जो थी वो 1875 थी और हॉट कच्चे रास्ते और हॉट मिक्स की 3750 थी. उसके बाद 2014 में, ये 2013 से 17 की बात मैं अभी कर रहा था, 14 फिर 17 से अभी तक की बात उसके बाद करूंगा. तो 2014 में शासन का एक निर्णय आया, वो शासन के निर्णय में कीमत ठहरा दी गई कंपनियों के खोदने के लिए. उसमें डामरी रास्ता 5,500, खड़ीचा रास्ता 2760, मुरुम साइड पट्टा 1150, रास्ता से बाजू की जमीन यानी जो रास्ते से के बाजू में है उसका 275 और टाइल या पेविंग ब्लॉक जो लगा है उसका 5,500. उसके बाद भी वो कच्चा रास्ता 300 और हॉटमिक्स से 1900 के हिसाब से ही कारपोरेशन ने उससे पैसा क्यों ली? जो ज्यादा खोदा गया उसका पैसा उससे वसूल क्यों नहीं किया गया? ये एक सवाल हो गया. दूसरा, जो उसने डिमांड ड्राफ्ट दिया तो 57 लाख का एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो पानी पट्टी के खाते में क्यों गया, जबकि बांध काम का है. वो खाते में वो पैसा क्यों ट्रांसफर हुआ? क्योंकि हम पानी प्रॉपर्टी है, पानी पट्टी नहीं, घर पट्टी के खाते में वो पैसा गया, वो आया अकाउंट में बराबर बात है. मगर ऐसा भी तो हो सकता कि कंपनी जो टावर लगा रही उसका भी पैसा देती है, तो दोनों मिक्स तो नहीं कर दिया गया. दूसरा, 2,52,00,000 रुपया ये डिमांड ड्राफ्ट इनका दिखता, मगर
उन्होंने मालूमात में ये दिया है कि कंपनीच्या नाव माहित नाही, इतनी बड़ी रकम कौन सी कंपनी ने दी ये माहित नहीं, ऐसा ये कैसे जवाब दे सकते। दूसरा 2,70,000 का एक्सिस बैंक का इनका चेक है, इसका नंबर है DD 257473 12/10/2021 को। ये 2,70,000 एक्सिस बैंक का कंपनी जो देती हुई दिख रही है, मगर हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया? और सेम नंबर पुणे की कारपोरेशन में भी कैसे? ये मुमकिन ही नहीं है कि दो अलग अलग चेक दो एक ही नंबर के दो अलग अलग कारपोरेशन में थे। तो ऐसा तो नहीं कि उसने फॉर्जरी किया है, गलत चेक बनाया, पुणे की कारपोरेशन में वो केस हो गया, मगर हमारे यहाँ तो आया मगर वो दिखता नहीं, तो इस पे इन्होंने क्या कार्रवाई की? ये मामला जो है रिलायंस कंपनी का 2013 से 2017 तक जो इन्होंने अभी तक एक ओपन इस वजह से हुआ कि कारपोरेशन ने की एक कंसल्टेंट लगाई प्राइवेट और उसको बोली कि इसकी इंक्वायरी कर। कंसल्टेंट ने 2 फेज में इंक्वायरी किया, दोनों फेज में आज की पोजीशन में 44 करोड़ रुपया रिलायंस जियो से लेना निकल रहा है। 3 मई को कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दी, 2 महीने तक कारपोरेशन ने रिलायंस कंपनी को उस रिपोर्ट के आधार पर वसूली की कोई बात बोली ही नहीं। 13 जुलाई को कारपोरेशन ने कंपनी को लेटर लिखा कि तुम पे 44 करोड़ ये 2 फेज में निकल रहा है। उसके बाद उसने एकदम, और लेटर भी बहुत अच्छा लव लेटर जैसा लिखा, रिलायंस कंपनी है, अंबानी की कंपनी है तो डरते होंगे, तो बहुत प्यारा लेटर लिखे, यानी वसूली की बात तो लिखे मगर एक अच्छे अंदाज में लिखे। और उन्होंने भी बहुत मोहब्बत से ही जवाब दिया कि 2 महीने के बाद हम इस मामले में जवाब देंगे। 2 महीना इतना वक्त क्यों? 13 जुलाई से आज 1 महीने के ऊपर हो गया, तो 2 महीने का अगर उनका जवाब आया तो इन्होंने फौरन उनको क्यों नहीं बुलाया कि ये कंसल्टेंट ने तुम्हारे ऊपर रिकवरी निकाली है, इस पे तुम बैठकर बात करो, सही है गलत है जो भी है, कंपनी को बुलाना चाहिए था, उस पे बात करना चाहिए, ये भी इन्होंने नहीं किया। उसके बाद अभी 2017 से अभी तक कंसल्टेंट को सारी मालूमात दी नहीं गई। आज की पोजीशन में एक अंदाज ऐसा है कि 10 करोड़ सिर्फ जियो से वसूल किया जाएगा, ये 44 करोड़ के बाद की बात है, यानी 17 के बाद, 17 से अभी तक प्रशासन राज में कितने ऑर्डर किस कंपनी को दिए गए, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राज प्रशासन राज में तो था, तो वो डिटेल इन्होंने बताना कि कितने ऑर्डर दिए गए और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कम रेट में हमको पैसा दिया, और जो हमने लिमिट दी थी, अगर 1 किलोमीटर दी थी तो उन्होंने अगर 2 किलोमीटर खोद दिया तो वो 2 किलोमीटर का पैसा क्यों नहीं वसूल किया? आज अगर सही तरीके से ये काम करे होते, प्रशासन ने सही तरीके से काम करा होता, और मैंने ये भी सुना कि ये भी बोला गया कि बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, उस कंपनी से ऐसे कैसे लड़ लेंगे, इसीलिए तो 2-2 महीने लेट लेटर दिए जा रहे हैं, 2-2 महीना लेट उनका जवाब दिया रहा है तो मान ले रहे हैं। तो ये सारे सवाल के जवाब प्रशासन ने देना, उसके बाद मैं मेरी बात 5 मिनट और बोलूंगा। तो रिलायंस कंपनी कायदे से बड़ी है, फंडिंग बंद कर देंगे, नगर शुल्क पगार भी नहीं होगा। चलो बोलो। माननीय महापौर, माननीय सम्मानीय सर, पहले कंसल्टेंट का जो अपॉइंटमेंट किया उसके हवाले से 7/10/25 को हमने प्रस्ताव दिया जो 2013-14 से जो अपनी यहाँ पे करेक्शन निकाली वो ऑडिट करके कितनी देर पे डाली है, एक्चुअली में कितनी डाली है, ये सब ऑडिट करने के लिए ये था एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया। 16/5/26 को उनको ऑर्डर किया। पहला जो 13/5/26 को संबंधित कंसल्टेंट है उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दिया, वो रिपोर्ट बना के 13/7/26 को रिलायंस जो है उनको हमने जियो जो है तुम 2 महीने बाद दिया सर सवाल ये है, तुम जो मैं बोल रहा तुम भी वही बात बोल रहे, मेरा सवाल सीधा है
उसमें सर हमने उसने जो दिया, जो आह्वान दिया वो खातरी मतलब वेरीफाई कर रहे थे। वेरीफाई इस टाइप में कर रहे थे, रेट के लिए वेरीफाई कर रहे थे, लेट के लिए वेरीफाई कर रहे थे, और हमने उनसे ये मांगे कि तुम इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे, ताकि अपन फिर बाद में हमने विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा कि वकील के थ्रू ड्राफ्ट तैयार करें, कंपनी को अपन भेज दें। मैडम, एक कंसल्टेंट हमने फिक्स किया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। कंसल्टेंट क्यों लगाए? कि वो टेक्निकल हर तरीके से उसका जानकार था, उसने रिपोर्ट दिया। वो रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने उसी वक्त उसको नोटिस देना था और बाकी मालूमात उसको बुलाना चाहिए था। तुम एक कंसल्टेंट तुमने खुद लगाए, तो क्या तुमको उस कंसल्टेंट की रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? सर उन्होंने सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट थे वो दिए नहीं, मैंने बात सारे भूलिया के लोग ट्रीटमेंट में आने के बाद उनका जो आया नोटिस, कमिश्नर साहब की सही लेके हमने इमीडिएट नहीं होता। 3 मई के बाद 13 जुलाई को इसको इमीडिएट महापौर मैडम बोलेंगे क्या? इमीडिएट कैसे बोलेंगे इसको? 3 मई को कंसल्टेंट रिपोर्ट देता और बच्चा साहब बोल रहे इमीडिएट हमने 13 जुलाई को भेज दिया। 13/5 को दिया सर। 13/5 को दिया। तुमने कब दिया? 13/5 को दिया। तुमने रिलायंस को कब भेजा? रिलायंस को 27/7 तो 27/7 को इन्होंने भेजा। 13/7 को जियो को दिया। 13/7 तो ये इमीडिएट हो सकता क्या? 2 महीने के बाद कोई जवाब देना और यहाँ बोलना कि हमने इमीडिएट दे दिया। फिर लेट किसको बोलते? 2 साल के बाद देते, उसको लेट बोला गया होता है। तो वेरीफाई आप करें क्या? वो रिपोर्ट के साथ भेजे। जो कंसल्टेंट की रिपोर्ट थी आपने वही रिपोर्ट भेजी है। और अगर उन्होंने 2 महीने के बाद जवाब देने का बोला तो क्या वजह 2 महीना रुकने की? हाँ, हमने जो लेटर दिया तो उन्होंने 27/7/36 को एक लेटर दिया कि हमको 2 महीने की ये सब सबूत करने के लिए ये था मुदत चाहिए। उनका जो लेटर है हाँ, मुदत में उन्होंने लेटर में 2 महीने की रिक्वायर्ड 2 मंथ। तुमने 2 महीने के बाद उसको कुछ बोला क्या कि 2 महीना हम नहीं देंगे टाइम? 2 महीना क्यों टाइम इतना ज्यादा? नहीं सर, हम अभी हमको नोटिस बना है कि अरे अब तो 1.5 महीना हो गया, सब हम करेंगे। कारपोरेशन की अगर कोई नुकसान हो रहा है तो सबसे पहले कमिश्नर डिपार्टमेंट कैसे वसूली की जाए इस लाइन पे काम करते। मैं हमेशा महासभा में बोलता कि ये रास्ता दिखाते कि हम ये कर रहे। वसूली के लिए इन्होंने 2 महीने का टाइम क्यों दिया? इमीडिएट उनको बुलाना था। इमीडिएट का मतलब मैं बच्चा साहब को बता देता कि 2 महीने का टाइम बोले थे, इन्होंने जवाब देना था 7 दिन के अंदर यहाँ आओ, हमारे साथ मीटिंग करो, एक कंसल्टेंट की रिपोर्ट है, उनको भी जो बोलना था बोले होते। 2 महीना टाइम देने की जरूरत क्यों? और क्या बच्चाओ साहब ने सर उसने ज्यादा खुदाई की, इसकी नोटिस तुमने नहीं भेजेगे कंपनी को? इससे पहले कंसल्टेंट से पहले तुमने भेजे है। ये बात मानते कि नहीं कि 67 किलोमीटर 10 किलोमीटर ज्यादा खोदा है उसने? वो ये बात तुम मानते कि नहीं मानते? उसका उसका डिमांड नहीं पूछ रहा मैं। अच्छा साहब, रिलायंस जियो ने 2013 से 2017 के बीच में 77,83 किलोमीटर मालेगांव महानगर पालिका में खुदाई की है कि नहीं की? टोटल तुमने नोटिस नहीं दिए क्या? तुमने ज्यादा खोदे, तुम नहीं बोलेगी मैं अपनी नोटिस तुम्हारी बता दूंगा। 13-14 चलो ठीक है महापौर मैडम, चलो याद नहीं आ रहा, हो सकता है इंसान है, याद नहीं आ रहा होगा, मगर 2 महीना अगर उसने टाइम दिया तो तुमने उसको क्यों नहीं इमीडिएट बुलाया कि वो आकर इस पर बात करे? दूसरा, रेट में तफावत है कि नहीं? तुमने 300 रुपये से कच्चा रास्ता और 1900 रुपये से हॉट मिक्स खोदने का उसको पैसा चाहिए। नहीं, ये अमाउंट में तफावत है कि नहीं? उनके दिए रेट में और अपना रेट में तफावत है। तफावत है तो उसकी वसूली क्यों नहीं होती? हाँ, तो वही उनके जो रेट है वो क्लैरिफाई करनी जरूरी थी। उनके रेट क्लैरिफाई करना तुमको जरूरत क्यों है? शासन का निर्णय है।
2014 का शासन का क्लियर निर्णय है। तुम हर चीज यानी शासन निर्णय भी देंगे तो वेरीफाई करेंगे। सीधा निर्णय है शासन का, हॉट मिक्स का 5500, कच्चे रास्ते का 1900। क्लियर निर्णय वेरीफाई किससे करने जाते हैं? जब शासन ने निर्णय दे दिया कि इस लाइन से वसूली होना चाहिए तो वेरीफाई क्यों और किस लिए? जलगांव, ये जलगांव का है, क्या जलगांव की रोड हमसे बेहतर थी? क्या जलगांव कारपोरेशन के इंजीनियर हमसे बेहतर थे? या हमारे कारपोरेशन के इंजीनियर ये मानते हैं कि वो उस लायक नहीं है कि वसूली नहीं कर सकते? जलगांव के कारपोरेशन ने जियो फाइबर ओएफसी का जो रेट वसूल किया, डामरी रास्ता 3340 रुपया, तो वो अगर 3340 रुपया वसूल कर सकते तो शासन ने ऐसा बोला है कि मालेगांव कारपोरेशन की रोड ठेकेदार कारपोरेशन ने खराब बनाई है तो 1900 लेंगे। वेरीफाई किससे? जब शासन ने निर्णय दे दिया तो फिर वेरीफाई क्यों? ठीक है सर, आपने जो उन्होंने रेट दिया ना वो हिसाब से प्रपोजल गया हुआ है। वो जो आप अप्रैल 14 का जो जीआर था, वो जीआर के हिसाब से एक ऑल्टरनेट जीआर था, वो हिसाब से कंफ्यूजन था। उन्होंने क्या किया था? देखो, कोई भी मैडम, कोई भी इंसान हो, कोई संस्था हो, कोई एजेंसी हो, हमारे फायदे की क्या बात थी? बच्चा होता है नहीं, हमारे फायदे की क्या बात? वसूली होना चाहिए। नहीं, कौन सा जीआर हमारे फायदे का? नहीं, वो कैंसिल कर दिया शासन ने। बताओ, ये जो है ना, अगर वो कैंसिल किए तो फिर जलगांव कारपोरेशन ने ये रेट में क्यों पैसा वसूल किया और उनको क्यों दिया? यही कंपनी उसके बाद रिलायंस जियो ने जलगांव को 3340 रुपया क्यों दिया और हमको क्यों कम दिया? तुमने कंसल्टेंट इसीलिए लगाया ना कि कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार या धोखा हुआ है, कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार और धोखा हुआ है। ये तो अभी सीधी सीधी बात बोल रहा है। अभी डिमांड ड्राफ्ट पे आऊंगा, प्रॉपर्टी टैक्स में तुम्हारा डिमांड ड्राफ्ट कैसे आया? डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस होता है? डिमांड ड्राफ्ट केस आइटम है, चेक नहीं है। एक ही एक चेक का नंबर दो जगह कैसे इस्तेमाल हुआ, ये सब का तो तुम जवाब ही नहीं दे पाएंगे। सीधी सीधी बात है। अगर जलगांव ने 2014 के हिसाब से वसूल कर ली तो तुमने क्यों नहीं वसूल किया? मैं उस पर भी नहीं जाता। सब कुछ होने के बाद जब कंसल्टेंट तुमने लगा लिया तो उसके बाद कंसल्टेंट की रिपोर्ट को तुम क्यों इतनी स्लो चला रहे? 2-2 महीना लेट तुम दे रहे, 2 महीना लेट जवाब मांग रहे, ये क्यों हो रहा है? उनको लेटर रेडी किया है हमने, साहब की सही से भेजना था, तो इससे अभी एक मेरी लेटर रेडी किया है। साहब की साइन से देना था। वो आयुक्त साहब अभी 8 दिन हुआ छुट्टी पे गए हैं। हे जबाबदार असेल तर ही लायबिलिटी त्यांच्यावर फिक्स करण्यात येईल, नाही तर मग यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा। अगर महापौर मैडम प्रॉपर्टी टैक्स में 57 लाख का चेक क्यों नहीं आया? क्यों आया? बांधकाम में क्यों नहीं आया? 2,52,00,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो इन्होंने माहिती दी है उसमें लिखा है कि वो कंपनी का नाम हमको नहीं मालूम। उसका इन्होंने क्लियर बताना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कारपोरेशन को 2,52,00,000 कोई डिमांड ड्राफ्ट दे रहा हो और ये खाते में लिखते हो कि कंपनी का नाम माहित नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? कोई क्या ऊपर से आके दे दिया? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल और गड़बड़ हो रही है इसमें। अकाउंट, ऑडिट, बांधकाम, प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब लोगों की या तो जानबूझ के कोई लापरवाही है, समझबूझ के लापरवाही है, या फिर इनको महानगर पालिका से कोई मोहब्बत नहीं है, महानगर पालिका के नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। यही बात हो सकती। मुझे सिर्फ इन्होंने बताना कि कंपनी की मालूमात तुमको क्यों नहीं है? 2,52,00,000 का जो डिमांड ड्राफ्ट है। अरे आज ऐसे हालात है, अगर हमने बोल देना कि 10 लाख हमको मालूम नहीं कहाँ से आया, एनआई, एटीएस, क्राइम ब्रांच, सारी पुलिस हमारे घर आ जाएंगी। ये हालत है मालेगांव की तो खास तौर से। रिलायंस का 13-14 में था, रिलायंस जियो का 13,56,13,234 मतलब ये पैसा आया। किसने दिया? तुमने फिर एक मिनट की कंपनी की मालूमात नहीं है। 13-14 नहीं, आप लेटर 13-14 का जो है
प्रभाग 4 का, प्रभाग 2 का, 3 का और 1 का ऐसा करके 2,56,13,926। प्रॉपर्टी टैक्स में वो 57 लाख क्यों आया? तुम कंसल्टेंट से तुम क्यों नहीं बातचीत कर रहे कि जब ये सब इतने गंभीर आरोप है तो ये कैसे ये सब आरोप लग रहा है हमारे ऊपर? ये सुनो, तुम्हारा जनरल खाते जमा रकम, मोबाइल कंपनी करुण जमा रकम, इसमें 3 नंबर पे 5/10/2023 कंपनी के नाम नमूद नहीं, 2,56,13,926 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फला खाते में रकम जमा हुई। तो कंपनी का नाम क्यों नहीं मालूम? और क्या ये 5/10/2023 को ही ये रकम जमा हुई क्या? सर अभी हमने इससे निकाला, हमारे जो भरना का जो रहता है वास्तव निकाला, ये 2,56,00,000 की इसमें रिलायंस की 13-14। तो फिर अकाउंट के उसमें क्यों ये ऐसा है कंपनी का नाम मालूम नहीं? हमारे तरफ जो ईयर वाइज वो हमने ये द कमिश्नर मालेगांव कारपोरेशन 12/10/2021 2,70,000 ये डिमांड ड्राफ्ट हमारे पास आया तो हमारे खाते में क्यों नहीं लिया? 12/10/2021 डीडी का नंबर भी है और डीडी कभी बाउंस नहीं होती है। 2,70,000 जियो का है। हाँ जियो का ही बोल रहा था। 21-22 कौन से अकाउंट में बताओ? ये तो तुम्हारे इसमें दिख रहा डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट में जमा हुआ क्या? अकाउंट वाले से कंफर्म करके बताओ। ये डीडी नंबर तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ क्या? अपना हमारा जो दीदी क्या होगा इधर आके ये जो जमा जो पावती है वो आपने बात में कर ली तो वो रिकॉर्ड से आ जाएंगे ये सब रिकॉर्ड। मेरे पास डीडी नंबर है, उसने जो लेटर दिया वो है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा कि ये डीडी हमारे अकाउंट में जमा हुई है क्या? ये एक डीडी है, ऐसी कुछ 2-3 और डीडी है जिसके ताल्लुक से मसले हैं। तो इतना बड़ा मसला कैसे हो सकता है? डेट जो है 12/10/2021, डीडी नंबर भी लिख लो 257473 एक्सिस बैंक की है। ये अकाउंट में कब जमा हुआ? ये तुम जो बता रहे ये दिया, ये तो मैं भी बता रहा दिया, अकाउंट में कहां है? और ऐसे डिमांड ड्राफ्ट क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? और इतनी ढिलंगी कारपोरेशन क्यों कर रही है? दूसरा, जब मैडम कंपनी ने जियो रिलायंस कंपनी ने OFC केबल डालना शुरू किया तो एक अटी शर्ती ये भी थी कि 2 MBPS का फ्री कारपोरेशन से लेके जितने महानगर पालिका में सरकारी ऑफिस है, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तहसील ऑफिस हो, सबको फ्री दिया जाएगा। मैं यहाँ पर अगर ये मैं कारपोरेशन का नाम भी बता दूंगा, अगर ये बोले कि ये गलत है तो इन्होंने कभी उससे बात की कि तुमने इतना हमारे गांव में खोद दिए, सब करे तुम्हारे हाथी सर्दी में ताकि तुम फ्री देंगे, तुम क्यों नहीं दे रहे? आज तो इंटरनेट की जरूरत सबसे ज्यादा हमको है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे, तो इन्होंने फ्री में लिया क्या? हो नहीं लिया सर, वो हमने क्यों नहीं मंजूरी में दिए थे कि भाई 2 किससे मंजूरी के लिए देते तुम? एक कंपनी और कारपोरेशन के आपस का एग्रीमेंट है, मंजूरी किससे? उनके हमने जो परमिशन दिया उसमें दिया कि आप तो 2 APTS का तो कनेक्टिविटी देंगे। क्यों उसने दिया क्या? मतलब ये तो ऐसा है कि कारपोरेशन है, कारपोरेशन का अपना एक अधिकार है, आयुक्त है, महापौर है, सिटी इंजीनियर है, बड़े बड़े अधिकारी है, ऑडिटर है, सब कुछ है। हम एक लेटर दे दिए और वो एग्रीमेंट में है हमारे साथ, और उसके बाद वो हमको नहीं दे रहे तो हमको कुछ नहीं, हमने लेटर दे दिया, उसने क्यों नहीं दिया? तो कंसल्टेंट ने जो रिपोर्ट दिया
वो रिपोर्ट पे ही तो डील क्यों दी जा रही है? तुम ये बोलो कि अभी कब उनके साथ एक मीटिंग, महापौर मैडम, अब चर्चा बहुत लंबी जा रही, ये जवाब दे नहीं पाएंगे। अगर महापौर मैडम टाइम देंगे तो मैं 1 घंटा भी इस पे चर्चा कर सकता, मगर मालेगांव कारपोरेशन का, सिर्फ मालेगांव कारपोरेशन का गवर्नमेंट की बनाई हुई DIT, इसका गवर्नमेंट शासन का भी जो नुकसान हुआ है उसकी रकम अलग, महाराष्ट्र शासन का, इन्होंने एक मर्तबा उसने DIT से परमिशन लिया, उसके बाद कभी DIT से परमिशन नहीं लाया, मतलब DIT वालों का भी जो पैसा देना है वो भी नुकसान। तो इन्होंने क्यों DIT का वो नहीं लिए, हर ऑर्डर में DIT का परमिशन क्यों नहीं मांगे? दूसरी बात, कारपोरेशन का 2013 से 2017 तक 44 करोड़ उससे वसूली निकलती, उसके बाद 17 से अभी तक इन्होंने फौरन कंसल्टेंट को सारे पेपर देना, जो काम किया है उसकी इंक्वायरी, ये 2 फेज में इंक्वायरी हो चुकी है, तीसरे फेज की इंक्वायरी फौरन करना, और उसके बाद जो कंपनी एयरटेल हो, वोडाफोन हो या दूसरी कंपनियां हो, वो कंपनियों का भी कंसल्टेंट से फौरन ऑडिट कराना, रिकवरी उनकी कितनी निकलती है। मेरी एक अंदाजन रकम ऐसी है कि 60 से 65 कोटी वसूली कारपोरेशन इन कंपनियों से कर सकती है जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट बाउंस हुआ उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, जो इंटरनेट फ्री मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। तो इसके लिए एक कमेटी बनाओ और 7 दिन के अंदर जियो कंपनी, वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, 7 दिन के अंदर महापौर मैडम ने डिपार्टमेंट, जियो कंपनी, कंसल्टेंट, मुझे और कोई सदस्य अगर चाहता होगा तो उनको लेकर एक मीटिंग 7 दिन के अंदर बिठाना। ये महापौर साहिबा, एक बात समझ में नहीं आ रही कि कंसल्टेंट ने इनको 5वें महीने दिया, इन्होंने 7वें महीने दिया, उसके 2 महीने की मुद्दत। स्टैंडिंग के चेयरमैन, क्योंकि आर्थिक जिम्मेदारी महापौर मैडम से ज्यादा स्टैंडिंग के चेयरमैन की थी, मगर स्टैंडिंग के चेयरमैन साहब का ख्याल नहीं था, मगर उनको भी मीटिंग में लो, कमेटी में लो। वो 2 महीने की मुद्दत मारना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुकेश अंबानी की कंपनी है कि अनिल अंबानी की कंपनी है, जिसको माना जाए खड्डे में कहीं वो ऊपर है। ये कौन सी कंपनी है? अनिल अंबानी की अभी असलम भाई मुकेश अंबानी का चल रहा है, वो तो जो दूसरा भाई है